सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को लेकर सियासी और संवैधानिक संकट दिन पे दिन गहराता जा रहा है। 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठ रही नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। देश के दो सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बुधवार देर रात अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों जजों ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट लिखा कि जनरल असीम मुनीर को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने और उन्हें डिफेंस चीफ का दर्जा प्रदान करने वाला संशोधन संविधान और लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़ है। उनके अनुसार इस संशोधन से सेना प्रमुख को इतनी शक्तियां मिल जाएंगी कि लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ यानी न्यायपालिका, संसद और नागरिक ढांचे का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। जस्टिस शाह और जस्टिस मिनल्लाह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सबसे एक्सपीरियंस्ड और कठोर रुख वाले जजों में गिने जाते रहे हैं। दोनों ने लंबे समय से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उनके इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर की नाराजगी और तीखी हो गई। सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 अन्य जज भी आने वाले दिनों में अपने पदों से हट सकते हैं। इस समय पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल 16 सिटिंग जज थे, जिसमें 9 पद पहले से ही खाली चल रहे हैं। अब 2 और इस्तीफों के बाद ये संख्या घटकर 14 रह गई है। न्यायपालिका के भीतर इस तरह की अस्थिरता ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को और हिला दिया है। 27वां संविधान संशोधन मूल रूप से सेना प्रमुख को असाधारण सुरक्षा, विस्तारित अधिकार और कई कानूनी मामलों में हस्तक्षेप का विशेषाधिकार दे रहा है। अब संशोधन को लेकर विपक्ष का कहना है कि इससे पाकिस्तान मिलिट्री सुपर स्टेट बनने की दिशा में चला जाएगा। सत्तारूढ़ गठबंधन इसे राष्ट्रहित बता रहा है और बचाव कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज द्वारा संविधान को असंवैधानिक बताना और इस्तीफा देने के बाद सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने जजों के कदम का स्वागत किया। पीटीआई की संसदीय समिति ने इस संशोधन के खिलाफ पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पीटीआई नेताओं का कहना है कि यह संशोधन नागरिक अधिकारों पर हमला है और इसे रोकने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। समिति ने न्यायपालिका से अपील भी की है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर संशोधन को खारिज कर दे। इसी बीच विपक्षी राजनीतिक गठबंधन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन-ए-पाकिस्तान यानी टीटीएपी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक इस बाबत की। बैठक की अध्यक्षता टीटीएपी चेयरमैन पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रमुख महमूद खान अचकजई ने की। इसमें पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान, पूर्व स्पीकर असद कैसर और कई अन्य वरिष्ठ सांसद शामिल हुए। बैठक में इसका निष्कर्ष निकला कि 27वां संशोधन सेना को असंवैधानिक ताकत प्रदान करता है, पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाला एक कदम है। गठबंधन ने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, नागरिक संगठनों से इस पर त्वरित कार्रवाई की अपील की है। टीटीएपी नेताओं ने कहा है कि भाई पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक ओर न्यायपालिका विभाजित दिखाई दे रही है, इस्तीफा हुआ है, तो दूसरी ओर सेना और सरकार मिलकर संविधान में मनमाने बदलाव अपने मुताबिक कर रहे हैं। अचकजई ने कहा कि अगर आर्मी चीफ को कानूनी जवाबदेही से छूट और राष्ट्रीय फैसलों पर एकतरफा अधिकार मिल गया तो संसद और न्यायपालिका का अस्तित्व सिर्फ दिखावे भर का बचेगा। पूरे घटनाक्रम ने देश में अस्थिरता और बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रही असहमति ये संकेत भी दे रही है कि पाकिस्तान की संवैधानिक संरचना एक बड़े संकट के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि यदि जल्द ही राजनीतिक सहमति नहीं बनती है और न्यायपालिका अपनी स्वतंत्र स्थिति पर मजबूती से नहीं खड़ी दिखाई देती है तो पाकिस्तान लंबे समय तक संवैधानिक उथल पुथल में फंस सकता है। इस बीच सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इशारों में यह साफ कर दिया गया है कि वह 27वें संविधान संशोधन को वापस लेने के मूड में नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति, सैन्य ढांचा, न्यायपालिका तीनों में टकराव गहरा हो सकता है। कई विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये विद्रोह पाकिस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा और देश की सत्ता संरचना पर दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। नेपाल इस समय दो बड़े मोर्चों पर हलचल का केंद्र बना हुआ है। पहला मोर्चा है चीन, चीन के साथ उसकी आर्थिक नजदीकियां, और दूसरा युवाओं द्वारा शुरू की गई जेन जी प्रोटेस्ट। पूरे राजनीतिक ढांचे को इन दोनों ने हिलाकर रख दिया है। एक और नेपाल सरकार ने चीन की कंपनी को 430 मिलियन 1000 रुपए के नोट प्रिंट करने का ठेका दिया, तो दूसरी ओर युवाओं की अभूतपूर्व बगावत ने सरकार को घुटने पर ला दिया। वो आप सभी जानते हैं। यह घटनाक्रम नेपाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति तीनों पर गहरा असर डाल रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी ने चीन बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर 430 मिलियन नोट प्रिंट करवाने का बड़ा ठेका दिया। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 16.985 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। यह ठेका सबसे कम कीमत वाली बोली के आधार पर दिया गया। ये वही कंपनी है जिसने नेपाल के 5,10,100 और 500 रुपए के नोट पहले भी प्रिंट किए थे। इससे साफ झलक रहा है कि चीन नेपाल की वित्तीय प्रणाली में लगातार गहरी पैठ बनाने लगा है। चीन और नेपाल के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगाढ़ मजबूत हुए हैं। चाहे सड़क परियोजना हो, ऊर्जा प्रोजेक्ट हो, बैंकिंग सेक्टर, चीन का प्रभाव इन तमाम जगहों पर बढ़ा है। भारत के लिए स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि नेपाल भारत का सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक रूप से निकटतम सहयोगी रहा है। अब भारत आशंका जता रहा है कि इस तरह की डील्स चीन को नेपाल की आंतरिक नीतियों और इसकी वित्तीय संरचनाओं पर अनुचित प्रभाव दिला सकती है। भारत सरकार और कूटनीतिक इलाकों को यह भी चिंता है कि नेपाल की मुद्रा प्रणाली में चीन की गहरी मौजूदगी भविष्य में सॉफ्ट इकोनॉमिक कंट्रोल का रूप ले सकती है। दूसरी ओर नेपाल के अंदर एक बड़ा भूचाल यानी जेन जी प्रोटेस्ट भी दिखाई दिया। इन प्रदर्शनों की शुरुआत सरकार द्वारा 4 सितंबर को कड़े कदम उठाने के बाद हुई। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स को ब्लॉक किया गया था। सरकार ने दावा किया कि फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाले पोस्ट रुकना बहुत जरूरी था, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश बताया। प्रदर्शन कुछ ही दिनों में आग की तरह पूरे नेपाल में फैल गया था। सरकार के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उस समय इस्तीफा देना पड़ा। कई मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई, उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर मारा पीटा गया और उनकी सुरक्षा एजेंसियां भी इस गुस्से को संभाल नहीं पाई थी। राजधानी काठमांडू में संसद भवन, पीएम आवास और राष्ट्रपति निवास तक को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। आग, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से पूरा शहर रणभूमि में तब्दील हो गया था। सबसे दर्दनाक घटना पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की मौत रही। प्रदर्शनकारियों द्वारा घर में आग लगाए जाने के बाद उनका शव अंदर से मिला। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया, इस आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया। हालांकि सोशल मीडिया प्रतिबंध चिंगारी बना, लेकिन असली कारण कहीं गहरे थे। युवा भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवारवाद, सरकारी अकाउंटेबिलिटी की कमी, बेरोजगारी और अवसरों के असमान वितरण के खिलाफ खड़े हो गए थे। जेन जी प्रोटेस्ट ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, यह भी समझना होगा आपको। ये गुस्से, हताश और बदलाव की तीव्र इच्छा से पैदा हुआ एक जन विद्रोह था युवाओं का। इसे नेपाल का अब तक का सबसे शक्तिशाली युवा आंदोलन कहा गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और युवाओं की ये क्रांति नेपाल को दो दिशाओं में खींच रही है। एक ओर आर्थिक निर्भरता का बढ़ता जोखिम और दूसरी ओर नया राजनीतिक जनादेश। सवाल यह है कि नेपाल किस दिशा में अब यहां से जाएगा। क्या वो चीन के आर्थिक दायरे में और गहराई तक फंसेगा, या यूथ यानी युवा शक्ति एक नई पारदर्शी जवाबदेही राजनीति की शुरुआत करने जा रही है। नेपाल की वर्तमान स्थिति संकेत देती है कि आने वाले महीनों में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। जेन जी आंदोलन ने यह साफ कर दिया है कि युवाओं की पीढ़ी अब चुप नहीं रहने वाली है। दूसरी ओर
चीन के साथ गहरा आर्थिक रिश्ता नेपाल की विदेश नीति और वित्तीय ढांचे को लंबे समय के लिए प्रभावित करेगा। आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नेपाल जिस राह का चुनाव करेगा वही उसके भविष्य की दिशा भी तय करेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उससे जुड़े कई जिलों में पिछले 3 दिनों से हिंसा हो रही है। जी हां, आगजनी है, सड़कें जाम हैं और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं जो कि बेहद गंभीर है। तस्वीरें देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन को तेज करते जा रहे हैं। आवामी लीग के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ढाका सहित कम से कम 5 जिलों में हाईवे जाम कर चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी की 12 अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी ताकि हिंसा और ना बढ़े। हिंसा की शुरुआत 3 दिनों पहले तब हुई थी जब शेख हसीना के समर्थकों ने उनके खिलाफ चल रहे राजनीतिक अभियानों और कथित दमनकारी कार्रवाइयों को लेकर सड़कों पर उतरने का आह्वान किया था। आरोप है कि हसीना को सत्ता से हटाने के बाद विरोधी दलों ने उनके समर्थकों पर कार्रवाई तेज कर दी, जिसके चलते पूरे देश में असंतोष भड़क गया। राजधानी ढाका, नारायणगंज, गाजीपुर, चट्टोग्राम और मानिकगंज जिलों में सबसे अधिक तनाव दिखा। हाईवे बंद होने के कारण सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और आम नागरिकों को घंटों तक जाम में इंतजार करना पड़ रहा है। ढाका के कई इलाके जैसे मोतीझील, उत्तरा टोंगी, मीरपुर में स्थिति बेहद अस्थिर है। आवामी लीग के कार्यकर्ता बड़े बड़े समूहों में सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें स्थिति और भड़क गई। हिंसा के बीच पुलिस और आवामी लीग कार्यकर्ताओं के बीच कई बार तीखी झड़प हुई। मोतीझील क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। गाजीपुर में भीड़ ने कई स्थानों पर बैरिकेड तोड़ते हुए हाईवे को पूरी तरह ठप कर दिया। इसके चलते औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज प्रभावित हो गया। इस बीच सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों के बीच तकरार तेज हो गई। दोनों ही एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने बीजीबी की 12 अतिरिक्त टुकड़ियां कंपनियां तैनात की। बीजीबी कर्मियों को ढाका और आसपास के जिलों में फ्लैग मार्च करने के महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा बढ़ाने और हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने का काम दिया गया। साथ ही पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती बढ़ाने, गिरफ्तारियों में तेजी लाने के आदेश मिले हैं। राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। आवामी लीग ने दावा किया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है और विरोधी दल जानबूझकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि शेख हसीना के खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी संभावनाएं। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आवामी लीग हिंसा फैलाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं और कानून व्यवस्था को अपने हितों के लिए हथियार बना रही हैं। हिंसा का असर आम लोगों पर भी गहरा पड़ रहा है। ढाका में कई बाजार, स्कूल और दफ्तर बंद करने पड़ रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही पर भी असर हुआ है, क्योंकि कई स्थानों पर सड़कों पर बैरिकेड और जले हुए वाहनों का मलबा फैला है। जिन जिलों में हाईवे जाम है, वहां एम्बुलेंस और आवश्यक सामान ढोने वाले ट्रकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई घंटे की एक इमरजेंसी मीटिंग ली। बैठक में साफ कहा गया कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखना है। हिंसा फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। मानवाधिकार संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। ढाका की मौजूदा स्थिति ये संकेत दे रही है कि बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर चुका है। शेख हसीना समर्थकों का सड़क पर उतरना आने वाले दिनों में और बड़े टकराव का संकेत है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती है कि वे इस आग को कैसे शांत करें और देश को सामान्य स्थिति में कैसे वापस लेकर आया जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तेजी से बढ़ रहे तनाव को रोका, हालात को युद्ध की ओर बढ़ने से बचा लिया। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे ट्रंप ने इस दौरान कहा कि सीमा पर हालिया गोलीबारी और हिंसा ने वातावरण बेहद खतरनाक बना दिया था, लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत के बाद स्थिति को काबू में लेकर आया हूं मैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी दबाव और सख्त व्यापारिक नीति ने उन्हें इस विवाद में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता दी, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने दोनों देशों को संघर्ष विराम बनाए रखने के लिए राजी किया। अमेरिका इससे पहले भी विवाद में दखल देता रहा है। जुलाई में दोनों देशों के बीच 5 दिन तक चली भारी गोलीबारी के बाद भी अमेरिका ने ही अस्थायी युद्ध विराम करवाया था। पिछले महीने आसियान सम्मेलन में इसे आगे बढ़ाया गया। तनाव फिर तब बढ़ गया जब कंबोडिया ने दावा किया कि सीमा पार हुई गोलीबारी में ग्रामीण की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल हुए। कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने बनते मेंचे प्रांत के प्रेई चान गांव के नागरिकों पर गोली चलाई। दूसरी ओर थाई सेना ने जवाबी आरोप लगाया कि फायरिंग की शुरुआत कंबोडियाई सैनिकों ने की। उन्होंने साकाओ प्रांत की ओर गोलियां चलाईं। थाईलैंड ने अपने यहाँ किसी हताहत होने की पुष्टि नहीं की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सदियों पुराना है और बेहद जटिल है। मौजूदा तनाव की जड़ 1907 का एक फ्रांसीसी नक्शा है। कंबोडिया इसे सही मानता है जबकि थाईलैंड इसे त्रुटिपूर्ण यानी गलत बताता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान संघर्ष विराम केवल हिंसा रोकता है, लेकिन असली समाधान सीमा निर्धारण अब भी अनिश्चित है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि कंबोडिया और थाईलैंड शांति बनाए रखेंगे, लेकिन माना कि भविष्य अभी भी अनिश्चितता और संवेदनशीलता में है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और लगातार सीमा बंदी के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खबर जान लीजिए विस्तार से। उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान पर आर्थिक युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया और देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों से कहा कि वे अब पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म कर वैकल्पिक व्यापार रूट तलाशें। बरादर ने साफ कहा कि पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान को हर महीने करीब 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीमाबंदी ने अफगान अर्थव्यवस्था को और ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई है। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध है। बरादर ने आगे कहा कि अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से आने वाली दवाओं की खराब क्वालिटी पर भी तीखी टिप्पणी की और सभी व्यापारिक लेन देन खत्म करने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया। अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने व्यापारियों से अपील की कि वे पाकिस्तान की जगह मध्य एशियाई देशों की ओर रुख करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा व्यापार में रुकावट डाली है, खासकर फलों के निर्यात सीजन में। ये रुकावटें ना तो तार्किक हैं और ना ही उचित हैं। इसका नुकसान दोनों देशों को होता है। वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच 5 प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसमें तोरखम, स्पिन बोल्डक, अंगूर अड्डा, गोमल और गुलाम खान 1 महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़े हैं। सीमा बंदी ने न केवल व्यापारिक गतिविधियों को ठप कर दिया बल्कि हजारों ट्रक फंसे पड़े हैं। बरादर ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए व्यापार शरणार्थी मुद्दों का इस्तेमाल करता है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करने के लिए अब 3 नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग विकसित करने का निर्णय लिया है।